हाय गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट्स हब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि कोई भी पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो बहुत टेंस रहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर के, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट आता है। तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए ही है जिससे उनको एक सीरीज़ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा सकूँ मैं, राइट। तो इस वीडियो में कोई भी कमी लगती है आपको तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, मैं भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट ही हूँ। और मैंने पाया कि इस वीडियो को बहुत नीड है बच्चों के बीच में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट शेयर करें, जिससे कि मैं आगे आने वाली क्लासेस में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब अवेयर हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है बैंक होता क्या है। लेकिन आप इसे जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको कौन से टर्म यूज़ करने हैं, तो सबसे पहले मैं वो आपको बताएंगे। अगर एग्जामिनर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि बैंक क्या है, तो आप सिंपली बोलेंगे कि इट इज़ अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब कि बैंक एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको वेरियस मतलब डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें कि जैसे आपका डिपॉजिट्स आ जाते हैं, जो भी पैसे आप बैंक में जमा करते हो, जैसे करेंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ये सब आते हैं। देन लोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स आपको बैंक से मिल जाते हैं। देन आपने बहुत जगह देखा होगा आपके पेरेंट्स या फिर फैमिली मेम्बर्स बैंक से लॉकर लेते हैं, जिसमें आप अपने ज्वेलरी या इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हो। आप बैंक का इंश्योरेंस आए दिन आपने करंट अफेयर्स में देखते होंगे कि बैंक का इंश्योरेंस के लिए टाई अप हो रहा है इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक का। तो ये इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है बैंक। और साथ में कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वेरियस कार्ड्स भी आपने देखे हैं। तो ये डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज है। इसके साथ आप बहुत कुछ देख सकते हैं, जैसे बैंक्स के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे आपको फ़ायदे होते हैं बैंक्स में। सो सिंपल आपको यही डेफिनेशन नोट करके रखनी है। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, लेकिन इस वीडियो को देखते हुए आपको अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। तो बैंकिंग फाइनेंशियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज। एग्जाम्पल दिस। तो बैंक की हिस्ट्री क्या है, आप में से किसी को पता है कि दुनिया का मतलब इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक कौन सा था? यस, तो मैं आपको बताती हूँ। वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक है बैंक ऑफ वेनिस, राइट। और ये बना था 1157 में। ठीक है गाइस, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बैंक टर्म आया कहाँ से। तो बैंक एक इटालियन वर्ड बैंको से बना है। ये एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ बेंच। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले कोई बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं। पहले लोग एक बेंच में बैठते थे। लेट सपोज मेरे पास है पैसा, आपको ज़रूरत है, हमने आपस में डीलिंग कर लिया, ठीक है। या फिर आपके पास अनाज है, आपके कोई क्रॉप है, मेरे पास है करेंसी, तो हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो इसलिए बैंको वर्ड जिसका मतलब है ए बेंच, ये एक इटालियन वर्ड है। इस वर्ड से बैंक बना, ठीक है। बैंक वर्ड आपका आया है, तो आपको ये भी मेमोराइज करके रखना है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है या फिर एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है, जिससे मैं ईजिली आपको हिस्ट्री पूरी बता सकूं। तो 1157 ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है आप सबके लिए, आपको ये याद भी रखना है। क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, इस टाइम वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक बना था, राइट। इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक, जिसका नाम है बैंक ऑफ वेनिस। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये आप कहीं नोट्स अपना प्रिपेयर करें तो ये आप प्रॉपर अच्छे से लिख सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। देन 1770 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है इंडिया के लिए, क्योंकि इस टाइम में इंडिया का पहला बैंक बना था। इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये इस्टेब्लिश किया गया था यूरोपियन कंपनी बाय अलेक्जेंडर। ओके, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ।
देन फर्स्ट बैंक तो सबको पता होता है कि कौन सा इस्टेब्लिश हुआ है। सेकंड बैंक ऑफ इंडिया आप में से किसी को पता है? ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है या फिर बैंक आपके मेंस एग्जाम में आ सकता है। तो सेकंड बैंक ऑफ इंडिया है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक भी सेम यूरोपियन कंपनी ने ही बनाया था 1786 में। ये आपको मेमोराइज करके रखने हैं, बहुत सारे नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1786 के बाद मैंने सीधे मेंशन कर रखा है 1894। ये इसलिए क्योंकि इस दौरान बहुत सारे बैंक्स बनाए गए जो कि कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स या द्वारा मैनेज थे। फिर काफ़ी मूवमेंट्स इंडिया में आए, इंडिया में फ़ाइट भी हो रही थी फ्रीडम के लिए, बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए। तो फिर लोगों ने सोचा कि स्वदेशी अडॉप्ट करने के लिए क्यों ना बैंक भी स्वदेशी बनाए जाएँ, फॉरेनर्स के बनाए बैंक में ही हम क्यों इन्वेस्ट करें। तो इस मूवमेंट को देखते हुए पहला बैंक जो कि कम्प्लीटली मैनेज्ड बाय इंडियन था वो 1984 में पीएनबी बनाया गया, जो कि आप आज भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा बैंक है। देन इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने 1906 मेंशन किया। ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ईयर में आपका एक बैंक बनाया गया इस ईयर में एक ऐसा इंडियन बैंक बना जिसकी ओवरसीज़ ब्रांच बनाई गई। इसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट बैंक है जिसकी इंडिया से बाहर भी कोई ब्रांच बनी थी उस टाइम पे, जो कि बनी थी 1946 में लंदन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर लंदन वाला नहीं आपको याद रखना है, लेकिन आपको बैंक ऑफ इंडिया याद रखना है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, देन बात करते हैं 1908 की। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की बनाया गया, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है जिसकी ब्रांचेस आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा हैं। फर्स्ट बैंक है आपका SBI, ये आपको पता होना चाहिए, जिसकी ओवरसीज़ ब्रांचेस सबसे ज़्यादा हैं, 81 8% इसकी ब्रांचेस है ओवरसीज़। देन सेकेंड बैंक है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। ये आपको ये पता होना चाहिए बीइंग अ बैंकिंग एस्पिरेंट कि आपके बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस, इन दो बैंक्स की सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ ब्रांचेस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्स है। देन इसके बाद आया 1911। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हमारी बैंकिंग हिस्ट्री में, क्योंकि जैसे स्वदेशी अडॉप्ट करने के बाद हर जगह ये मोमेंट स्प्रेड हो रहा था। पीएनबी बैंक हमारा स्वदेशी था, लेकिन वो इस्टेब्लिश्ड बाय इंडियंस नहीं था, वो सिर्फ मैनेज्ड बाय इंडियन था। तो 1911 में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक बना जिसे आप आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। CBI में मेंशन कर दे रही हूँ। इसको आप कहते हैं ट्रूली स्वदेशी बैंक। ये फर्स्ट बैंक था इंडियंस ने जिसे इस्टेब्लिश भी किया, देन मैनेज भी किया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है अपनी इंडियन हिस्ट्री में। फिर इसके बाद बात करते हैं 1919 की। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस्टेब्लिश हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट बैंक था जिसे महात्मा गांधी जी ने इनॉग्रेट किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। देन 1921, ये भी बैंकिंग एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अपने आप में ही SBI, आप आज जानते हो SBI, जो कि 1955 में बना था। ये कहाँ से बना है? 1921 में एक बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, जिसका नेम चेंज होके आज हो गया है SBI। 1 जुलाई 1955 को इसका नेम चेंज करके SBI बना दिया गया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये उस टाइम में 1921 में बना था। तीन बड़े बैंक्स को मिला करके, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे, जिन्हें जाना जाता था प्रेसिडेंसी बैंक्स के नेम से। तो फर्स्ट बैंक था बैंक ऑफ बंगाल, जो कि बैंक ऑफ कैलकटा नेम से 1806 में इस्टेब्लिश किया गया था। देन 1809 में इसका नेम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। वैसे तो ये 1806 में इस्टेब्लिश किया गया था। देन बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास, ये बना था आपका 1843 में। ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से, ये काफ़ी बड़े बैंक थे जो कि पूरे इंडिया में बैंकिंग्स को मॉनिटर करते थे, बैंकिंग सेक्टर को मॉनिटर करते थे। तो इन तीन बैंक्स को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना, ठीक है, जिसको फिर SBI के नेम से आज आप जानते हो। देन 1969, सॉरी मैंने RBI स्किप कर दिया,
चलिए आरबीआई की बात कर लेते हैं। देन एसबीआई की बात करें तो 1935 में बैंकों के पापा मतलब आरबीआई इस्टेब्लिश हुए, राइट। आरबीआई को आप बहुत सारे नेम से जानते हो, जो कि सारे बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स भी कहा जाता है, एपेक्स बैंक भी कहा जाता है। तो ये 1935 में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था कोलकाता में। देन 1937 में इस बैंक का हेड क्वार्टर मूव किया गया मुंबई में। तो एट प्रेजेंट इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशन में, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा जो मॉनिटर कर रहे थे कंट्री को, उनको फील हुआ कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जिसमें सारे बैंक्स को कंट्रोल करने का पावर हो, राइट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि हर बैंक प्राइवेट था, सब अपनी मनमानी कर रहे थे, कोई कुछ इंटरेस्ट रेट लगा रहा है, कोई दूसरा बैंक कुछ दूसरा इंटरेस्ट रेट लगा रहा है। तो सबको मॉनिटर करने के लिए एक बैंक की ज़रूरत थी, और साथ में एक ऐसा बैंक जो कि गवर्नमेंट को भी फंड कर सके। तो इसलिए एक बहुत बड़ी बैंक आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन उसके बाद बात करा जाए नेशनलाइजेशन की। मैंने एसबीआई आपको ऑलरेडी बता दिया 1955 वाला। तो 1969 ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ था इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में, जिसमें फर्स्ट फेज़ हुआ नेशनलाइजेशन का। ये मैंने शॉर्ट में मेंशन कर दिया, आप अपने नोट्स में अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। नेशनलाइजेशन का नीड क्यों हुआ, राइट, ये मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि उस टाइम में क्या था, सारे बैंक्स प्राइवेट थे। अब प्राइवेट बैंक थे तो ऑब्वियसली वो अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करेंगे, उनको गरीबों से किसानों से कोई मतलब नहीं होगा। वो जो अमीर हैं अंबानीज लोग हैं, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, जो कि बिजनेस फैमिलीज़ हैं काफ़ी बड़ी हैं, वो सिर्फ उनको ही लोन देते थे बिजनेस के पर्पज़ से, जिसमें बैंक्स का प्रॉफिट हो सके। तो इसलिए उस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई बैंक्स को तो गवर्नमेंट के अंडर आना ही पड़ेगा। तो इसलिए बैंक नेशनलाइजेशन किया गया। उस टाइम में नेशनलाइजेशन का फर्स्ट फेज़ हुआ, जिसमें कि 14 बैंक्स आते हैं। 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। और ये बैंक्स कैसे थे, ऐसे ही तो नहीं सेलेक्ट कर लिए गए कि चलो भाई तुम नेशनलाइज हो जाओ। बैंक जिनका भी वैल्यू 50 करोड़ से ज़्यादा या 50 करोड़ के बराबर था, ठीक है, उन सबको नेशनलाइज किया गया। देन नेशनलाइजेशन का सेकंड फेज़ 1980 में। बहुत सारे बैंक्स थे जो कि फर्स्ट नेशनलाइजेशन से बच गए थे, तो इसका सेकंड फेज़ हुआ 1980 में, जिसमें 6 बैंक्स को और ऐड कर लिया गया, जिनका वैल्यू था 200, जिनके पास बैंक डिपॉजिट 200 करोड़ से ज़्यादा या फिर बराबर था, उनको नेशनलाइज कर दिया गया। अब ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आ गया है। नेशनलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि वो चीज़ वो बैंक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंडर आ गए हैं। देन 1993, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हमारी बैंकिंग हिस्ट्री में। अगर 1993 की बात किया जाए तो अब तक गवर्नमेंट बैंक थे 14 जो कि फर्स्ट नेशनलाइजेशन से आए थे, देन 6 बैंक जो कि सेकेंड नेशनलाइजेशन से, टोटल 20 बैंक थे टिल नाउ। देन 1993 में एक बैंक आप जानते होंगे, पहले था अब नहीं है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक को मर्ज कर दिया गया पीएनबी में। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक नहीं है लेकिन पीएनबी है। तो पीएनबी जिस बैंक को, लेट सपोज 2 बैंक्स का मर्जर हो रहा है, तो जिस भी बैंक के नेम से आज आप उसे जानते हो उस बैंक को कहा जाता है एंकर बैंक। तो पीएनबी इसका एंकर बैंक बन गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक अब नहीं है। तो टोटल 19 बैंक्स बचे तब तक 1993 में। देन बात किया जाए 2008 की, तो आप में से किसी को पता है कि 2008 में क्या हुआ था? एनी आइडिया? ओके, सो 2008 जनरली हम लोगों, मुझे भी नहीं पता था, ये मैंने एक मतलब यूट्यूब चैनल में बहुत सर्च करके फिर मुझे पता चला कि 2008 में एसबीआई गवर्नमेंट के अंडर आया। इससे पहले एसबीआई को मॉनिटर करता था आरबीआई, बट इसके बाद 2008 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गया एसबीआई। ओके, तो ये आप अलग से कहीं नोट कर सकते हैं। ये इंटरव्यू में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपको मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन बात किया जाए 1 अप्रैल 2019 की, तो आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 2019 को 2 बैंक्स का मर्जर हुआ था, देना बैंक प्लस विजया बैंक। ये दोनों बैंक मर्ज हुए थे आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब देना बैंक या विजय बैंक नहीं है, अब है सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि टोटल 17 बैंक हैं नेशनलाइज बैंक, जिसमें कि पहले
जो मर्जर हुआ था 2 फेज़ के बाद, नेशनलाइजेशन के 2 फेज़ के बाद 20 बैंक्स बचे थे, जिसमें कि पहले मर्जर के बाद जब न्यू डेवलपमेंट बैंक मर्ज हुआ था पीएनबी में 19 बैंक बचे थे। उसके बाद देना एंड विजया मर्ज हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा में 17 बैंक्स मर्ज हुए। देन 2020 में बहुत सारे मर्जर्स और हुए हैं। गवर्नमेंट का थोड़ा है ऐसा कि बहुत सारे बैंक्स को क्या करना है, सबको मर्ज कर दिया जाए। तो अब शायद आगे भी आपको मर्जर देखने को मिले। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंक मर्ज हुए हैं आपके पीएनबी में। और मर्जर की बात की जाए तो इलाहाबाद बैंक, जो कि पहले था अब नहीं है, इसको इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। ये मैं शॉर्ट में मेंशन कर दे रही हूँ, आप अपने नोट्स में अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। देन सिंडिकेट बैंक, जो कि पहले था, अब इसे कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया है। एंड कॉर्पोरेशन बैंक, मैं इधर मेंशन कर दे रही हूँ, कॉर्पोरेशन बैंक प्लस आंध्र, इनको मर्ज किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक, ये आपके एंकर बैंक कहे जाते हैं, जिन बैंक्स को अब आप जानते हो। ठीक है, मर्जर के बाद मतलब जिस बैंक के नेम से आप रेस्ट बैंक जो कोई उसमें मर्ज हुए हैं आप उनको जानते हो, उन्हें एंकर बैंक कहा जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है इसका लर्न करने में भी, तो इसकी कुछ मैंने ट्रिक्स बनाई हैं, आप चाहो तो मैं इसे आपको बता सकती हूँ। इसके लिए मैं आपका एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो यह आप देख सकते हैं, मैंने आपको लाइन से पूरा 1157 मतलब फर्स्ट बैंक, वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक जब इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद इंडिया की मैंने पूरी आपको हिस्ट्री बता दिया 2020 तक में। एक मैंने ये समराइज़ कर दिया आपको, ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए भी अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे। इसके साथ ही मैं आगे आपको बैंक के फंक्शंस, बैंकिंग स्ट्रक्चर, आरबीआई का एक अलग टॉपिक मैं पूरा अच्छे से आपको पढ़ाने वाली हूँ। उसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि क्या होगा, मैंने पहले भी आपको बताया मैं एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। बहुत सारी कमियाँ ऑब्वियसली इस वीडियो में भी रही होंगी, शायद आपको कहीं लगा होगा कि मैंने कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा मेरे लिए भी, मैं इंप्रूवमेंट कर पाऊंगी। और साथ में प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। हो सकता है आपके जैसा कोई स्टूडेंट हो जो कि कोई पेड कोर्स नहीं परचेज कर पा रहा है, तो उसके लिए ये हेल्पफुल इनिशिएटिव होगा, राइट। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।